नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। कोर्स इंट्रोडक्शन टू एंशिएंट इंडियन आर्किटेक्चर, मॉड्यूल नेम आर्किटेक्चर प्लानिंग ड्यूरिंग इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, वीक 1 लेक्चर नंबर 4। आज का जो टाइटल है वो है की फीचर्स ऑफ टाउन प्लानिंग ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो साइट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन टाउन प्लानिंग, और आज की लेक्चर में जो है हम मुख्य रूप से बात करेंगे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पुरास्थलों के डिस्कवरी, उनके उत्खनन और उनकी जो महत्वपूर्ण जो विशेषताएं हैं नगर योजना की, उनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि क्या क्या महत्वपूर्ण योजनाएं जो है हमें दिखाई देती हैं। तो आज की क्लास के अंतर्गत हम मुख्य रूप से बात करेंगे कि किस प्रकार के हमें इम्प्रेसिव अर्बन प्लानिंग हमें दिखाई देती है, और इसके साथ ही साथ हमें ग्रिड लेआउट हमें दिखाई देते हैं, स्टैंडर्ड ब्रिक्स साइज दिखाई देती हैं, इसके अलावा ड्रेनेज सिस्टम और फोर्टिफाइड सिटाडेल आपको दिखाई देते हैं, ग्रेट बाथ, ग्रैनरीज, वेल प्लान स्ट्रीट। इन सब के बारे में जो है आज हम विशेष रूप से जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो प्राचीन नगर थे, काशीयुगीन नगर थे, उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सो इस मैप में आप देख सकते हैं कि जो सिंधु सभ्यता के जो नगर हैं उनकी लोकेशन को आप देख सकते हैं कि जितने भी प्रमुख जो सिंधु सभ्यता के उत्खनिक नगर हैं उनको यहाँ पर जो है चिन्हित किया गया है। यहाँ पर आप हड़प्पा को देख सकते हैं, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, गनवेरीवाला, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा इत्यादि को आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे टाउन प्लानिंग ऑफ हड़प्पा। हड़प्पा पुरास्थल वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के किनारे जो है स्थित है, और रावी नदी जो है सिंधु नदी की सहायक नदी जो है वो मानी जाती है। और इसी हम अगर सिंधु सरस्वती सभ्यता की बात करें तो ये इंडस और सरस्वती रिवर्स के वैली में ये जो सभ्यता है ये पुष्पित पल्लवित हुई थी, और उसका जो काल माना जाता है वो है ब्रॉन्ज एज जो है माना जाता है। और जैसा कि ये जानते हैं कि ये सभ्यता अपनी नगरीय योजना, अपनी सोफिस्टिकेटेड ड्रेनेज सिस्टम और वेल ऑर्गेनाइज सिटीज के लिए जो है जानी जाती है। सिंधु सरस्वती सभ्यता के जितने भी पुरास्थलों का उत्खनन हुआ है, जिसकी संख्या लगभग 100 से ज़्यादा है, उनमें सबसे ज़्यादा बार जिस पुरास्थल का उत्खनन हुआ है वो है हड़प्पा पुरास्थल, जिसका 36 बार उत्खनन कार्य जो है हड़प्पा के पुरास्थल पर किया गया था। और प्रथम उत्खनन जो हुआ था वो 1872-73 में जो है अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा किया गया था। इसके बाद अनेकों स्कॉलर्स ने, पुराविदों ने जो है हड़प्पा के ऊपर कार्य किए हैं, जिसमें चार्ल्स मैसन का नाम माना जाता प्रमुख है। इसके अतिरिक्त जो है अलेक्जेंडर बर्न्स ने भी यहाँ पर जो है कार्य किया था। और इसी क्रम में जो हमें दिखाई देता है अलेक्जेंडर कनिंघम का भी नाम दिखाई देता है, जो कि कई बार जो है उन्होंने हड़प्पा के टीले का उन्होंने दौरा किया था, किंतु वो हड़प्पा के महत्व को पहचानने में जो है वो सक्षम नहीं होते हैं या पहचान नहीं पाते हैं उसके महत्व को। इस पुरास्थल पर अगला जो महत्वपूर्ण कार्य हमें दिखाई देता है वो है जब मार्शल ASI के डायरेक्टर जनरल बनकर भारत आते हैं, तब 1910 में वो भारत आते हैं, तब जो है उनका ध्यान हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के टीलों के ऊपर पड़ता है। और हड़प्पा पे सर्वप्रथम जो उत्खनन किया गया ये भारतीय पुराविद के द्वारा किया गया था, जिनका नाम था दयाराम साहनी। और उन्होंने 1921 में जो है इस पुरास्थल का प्रथम बार जो है उत्खनन किया था। एंड 1921 के बाद से लेके आज 2024 चल रहा है, 100 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, किंतु इस पुरास्थल और को लेके जो है जो पुराविदों का जो अट्रैक्शन है, पुराविदों का जो रुचि है वो अभी भी कम नहीं हुई है। सो अब हम बात करेंगे कि अर्ली डिस्कवरी जैसा कि आप जानते हैं कि 1921 में इस पुरास्थल के बारे में लोगों को सूचना प्राप्त होती है 1921 ईस्वी में, जिससे हमें पता चलता है कि जो सभ्यता थी यहाँ पे ग्रिड जो है, अर्बन लेआउट हमें दिखाई देते हैं, ड्रेनेज सिस्टम के बारे में लोगों को पता चला। फिर जो है अगेन यहाँ पर जो है 1924 में जो है उत्खनन कार्य किया गया हड़प्पा में। और इसी क्रम में जो है जो मेजर एक्सक्यूशन की बात करेंगे तो मेजर एक्सक्यूशन में जो है 1930 के दशक में जो है अर्नेस्ट मैके के द्वारा जो है यहाँ पर लार्ज स्केल एक्सक्यूशन जो है करवाया गया था। अब हम बात करेंगे कि पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा यानी आज़ादी के बाद 1947 के बाद किन लोगों ने हड़प्पा पुरास्थल के ऊपर कार्य किया, तो उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो हमें दिखाई देता है उनमें है
जॉर्ज एफ डेल्स जो है एंड आस्को पारपोला महत्वपूर्ण हैं, जिन्होंने 1960 से 1980 के दशक के बीच जो है हड़प्पा पुरास्थल पे जो है उन्होंने कार्य किया और उसके माध्यम से वो जो है हड़प्पा के नगरीय योजना, एग्रीकल्चर, सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स, इनको समझने में हमें जो है सहायता प्राप्त हुई। इसके बाद जो है अगर मॉडर्न एक्सकवेशन की बात करें कि आधुनिक समय में किस प्रकार के एक्सकवेशन किए गए, वो है नई तकनीकों का प्रयोग जो है हमें 1990 के दशक के बाद जो है पुरातत्व के क्षेत्र में नवीन तकनीकों का प्रयोग हमें दिखलाई देता है, जैसे कि रिमोट सेंसिंग और GIS का प्रयोग जो है हमें दिखाई देता है, जो कि यहाँ से जो है हम देखते हैं कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच जो है पुरातत्व के क्षेत्र में और सिंधु सरस्वती सभ्यता के उत्खनन, पुरास्थलों के उत्खनन के क्षेत्र में जो है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच जो है बढ़ता हुआ दिखाई देता है। हड़प्पा पुरास्थल की हम बात करें कि हड़प्पा का जो पुरास्थल है जहाँ से उत्खनन हुए, तो हमें वहाँ पे जो है कितने कालों के साक्ष्य के प्रमाण मिलते हैं, तो वहाँ से हमें पीरियड 1 से लेके जो है पीरियड 5th तक के जो है हमें साक्ष्य जो है हमें दिखाई देते हैं। पीरियड 1 जो है वो 3800 to 3200 BCE का जो है काल के अंतर्गत रखा जाता है। पीरियड 2 जो है 3200 to 2600 के अंतर्गत रखा जाता है, जिसे हम अर्ली हड़प्पा कहते हैं। एंड जो पीरियड 3 है वो मैच्योर हड़प्पा माना जाता है हड़प्पा का, वो है आपका 2600 to 1900 BC का फेज जो है माना जाता है। पीरियड 4 जो है ट्रांजिशनल फेज बिटवीन द मैच्योर हड़प्पन टू पोस्ट हड़प्पन जो है माना जाता है, जिसकी जो डेट है वो 1900 to 1800 BC जो है मानी जाती है। एंड हड़प्पा का जो पोस्ट हड़प्पन फेज है उसे जो है 1800 to 1500 BC के बीच जो है रखा जाता है। तो एक इससे हमें पता चलता है कि जो हड़प्पा पुरास्थल में लोगों के रहने का जो साक्ष्य है, आवासीय जो साक्ष्य है, वो 3800 BC से लेके जो है 1500 BC तक लगातार हमें जो है यहाँ पर ऑक्यूपेशन के साक्ष्य जो है, यहाँ पे मानव के आवास के साक्ष्य जो है हमें प्राप्त होते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रावी नदी का ड्राइड रिवर बेड है, जिसके किनारे जो है ये पुरास्थल स्थित है। और इस क्षेत्र में आप देख सकते हैं कि जो सिटाडेल क्षेत्र है वो यहाँ पर आपको जो है दिखाई देता है, और ये जो क्षेत्र आपको दिखाई देते हैं ये लोअर टाउन के नाम से जो है जाने जाते हैं। और हड़प्पा में अगर माउंड की बात करें कि कितने माउंड आपको प्राप्त होते हैं, तो हड़प्पा में जो है माउंड A भी प्राप्त होता है, माउंड F प्राप्त होता है, माउंड HT प्राप्त होता है, माउंड E प्राप्त होता है एंड द माउंड ET। सो हड़प्पा में अनेकों जो है टीले, जिसको हम माउंड कहते हैं, वो हमें जो है प्राप्त होते हैं और जिनसे हमें जो है सिटाडेल और लोअर टाउन के साक्ष्य जो है हमें प्राप्त होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंजेक्चरल व्यू देख सकते हैं हड़प्पा का, कि जब हड़प्पा पुरास्थल अपने चरम पे रहा होगा, अपने पीक पे रहा होगा, तो किस रूप में दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है ये सिटाडेल क्षेत्र है, जहाँ पे जिसको दुर्ग क्षेत्र कहते हैं, और ये जो है रावी नदी के किनारे की तरफ स्थित था। और यहाँ पर आप जो है देख सकते हैं कि लोअर टाउन के साक्ष्य जो है आपको दिखाई दे रहे हैं। दोनों ही नगर फोर्टिफाइड हैं, मतलब दोनों ही अपर टाउन एंड द लोअर टाउन, दोनों ही जो क्षेत्र हैं वो हमें फोर्टिफाइड दिखाई देते हैं। चारों तरफ से उनमें फोर्टिफिकेशन वॉल के स्पष्ट साक्ष्य जो है हमें प्राप्त होते हैं। इसके अलावा हड़प्पा से जो है हमें सेमेट्री के भी, समाधानों के भी साक्ष्य जो है प्राप्त होते हैं, जिनमें फेमस है, और वो जो समाधान होते थे वो नगरों के बाहर होते थे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर एक 2 समाधान हैं जिनको सेमेट्री R37 एंड द सेमेट्री H के नाम से जो है जाना जाता है। इसके अलावा जो है हमें सेमेट्री G के एविडेंस जो है इस क्षेत्र से जो है प्राप्त होते हैं। तो ये जो है सेमेट्री G जो है उसके साक्ष्य में प्राप्त होते हैं। इसके अलावा लोअर टाउन नगर के बाहर, प्रवेश द्वार के बाहर जो है हमें कारवांसराय, यानी ऐसा स्थान जो टेम्प्रोरी यहाँ पे शेल्टर बनाए जाते थे, जहाँ पे व्यापारियों को और नगर में प्रवेश करने वाले जो बाहरी व्यक्ति होते थे उन्हें जो है टोकन या उनको पास जारी किए जाते थे, उनके ऊपर टैक्स वसूला जाता था, उस क्षेत्र के साक्ष्य जो है हमें कारवांसराय से प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता के नगर हैं वो अत्यंत उन्नत, अत्यंत विकसित, डेवलप फॉर्म में हमें दिखाई देते हैं। यहाँ पे एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि सिंधु सरस्वती सभ्यता के जितने नगर हैं, हमने आपको पहले ही बोला कि इनमें यूनिफॉर्मिटी दिखाई देती है, यानी एकरूपता दिखाई देती है। किंतु जब हम इनको ध्यान से अध्ययन करते हैं, इनके चीज़ों का, उनकी नगरीय योजना का, तो हमें रीजनल पैटर्न भी दिखाई देता है, वेरिएशन भी दिखाई देता है।
हर एक नगर को अपनी क्षेत्रीय आवश्यकता के अनुरूप जो है विकसित किया गया था। इसके बारे में हम लास्ट में कंक्लूजन में आपसे बात करेंगे। तो हड़प्पा का सबसे महत्वपूर्ण जो दिखाई देता है वो है ग्रैनरी, जो है एक महत्वपूर्ण जो है एविडेंस के रूप में हमें दिखाई देता है। चूँकि हड़प्पा ब्रिटिश काल में यहाँ पर रेलवे लाइन बिछाने के क्रम में जो है हड़प्पा के टीलों को नष्ट कर दिया गया था, इसलिए बहुत कम जगहों पर ही उत्खनन कार्य हुए हैं। और ये नगर अपने आप में बहुत बड़ा था, लगभग 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ ये नगर था, किंतु इसे जो है पूरी तरीके से जो है रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए मलबा प्राप्त करने हेतु जो है नष्ट कर दिया गया था इस पूरा स्थल को। तो सबसे महत्वपूर्ण जो संरचना में दिखाई देती है वो हमें ग्रैनरी जो है प्राप्त होता है, जो कि माउंट एप से जो है मिलता है हड़प्पा के। और इसकी जो अगर हम बात करें कि ये ब्रिक स्ट्रक्चर है, यानी जो है ईंटों से बनी हुई संरचना है, और इसका जो ओरिएंटेशन हमें दिखाई देता है वो नॉर्थ टू साउथ जो है हमें दिखाई देता है। और इसकी जो मेजरमेंट है वो 45 मीटर है, मेजरमेंट लगभग जो है 45 मीटर हमें दिखाई देती है। और ये जो है दो ब्लॉक्स में जो है विभाजित हमें दिखाई देता है। और हम एक कह सकते हैं ब्लॉक 1 आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, एंड द ब्लॉक 2 जो है आपको यहाँ पर जो है दिखाई दे रहा होगा। एंड ईच रूम, और हर एक में जो है हमें 6 हॉल्स या 6 रूम्स के एविडेंस से जो है हमें प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड द 6। सो 2 ब्लॉक्स में जो है ग्रैनरी जो है विभाजित है, और ईच ब्लॉक कंटेन्स 6 रूम 6 चैम्बर्स, बिग चैम्बर्स। और प्रत्येक जो रूम है उसकी मेजरमेंट की बात करें तो प्रत्येक रूम जो है 15.2 गुने 6.1 मीटर का जो है हमें दिखाई देता है। और इसके अलावा जो है इनमें एयर वेंटिलेशन के भी जो है हमें एविडेंस से जो है दिखाई देते हैं। और ऐसा माना जाता है पुराविदों के अनुसार कि इसके ऊपर जो रूफ या और स्ट्रक्चर तैयार किए गए थे वो वुडन स्ट्रक्चर से जो है इसको निर्मित किया गया था। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको वो संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, और इन दोनों ब्लॉक्स के बीच जो है आपको पाथवे जो है पैसेज हमें दिखाई देता है, और यहाँ से जो है हमें ग्रेन्स के एविडेंसेज मिले। अब ये प्रश्न उठा सकते हैं कि इसे हम ग्रैनरी क्यों बोल रहे हैं, इसको लेके भी स्कॉलर्स में हमें मतभेद दिखाई देते हैं। तो यहाँ से हमें ग्रेन्स के साक्ष्य मिलते हैं, अनाजों के साक्ष्य मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि इस जगह का प्रयोग जो है ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए कर रहे थे। उस समय तो वो ग्रेन्स कौन से थे, टैक्स के रूप में प्राप्त जो ग्रेन्स होते थे उनको यहाँ पे रख रहे थे, और व्यापार के माध्यम से लाए गए ग्रेन्स को रख रहे थे। तो इस प्रकार से जो है इन ग्रेन्स का प्रयोग जो है सिटाडेल क्षेत्र में, ये जो ग्रैनरी मिला है ये हमें दुर्ग क्षेत्र यानी सिटाडेल क्षेत्र मिला है, यानी इसके ऊपर जो नियंत्रण था वो हमें नियंत्रण जो दिखाई देता है वो हमें दिखाई देता है उस समय का जो शासक वर्ग था, कुलीन वर्ग था, उसका नियंत्रण हमें दिखाई देता है। तो यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं कि ग्रैनरी जो है एक्सट्रीम जो है नदी के एकदम किनारे, रावी नदी के किनारे जो है आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिससे एक संभावना व्यक्त की जाती थी कि यहाँ नदी के मार्ग से जो है वस्तुओं को लाकर जो है आसानी से जो है उन वस्तुओं को यहाँ पर स्टोर करते थे। तो नाव के माध्यम से इन वस्तुओं को लेके आते थे, और नदी के समीप इन्होंने उस ग्रैनरी का निर्माण एक प्लेटफॉर्म के ऊपर किया था। इसके अतिरिक्त जो है यहाँ पर हमें जो है दुर्ग क्षेत्र के बाहर ही जो है हमें वर्कमैन्स क्वार्टर के एविडेंस जो है प्राप्त होते हैं, और ये छोटे छोटे चैम्बर्स के रूप में, सेल्स के रूप में हमें दिखाई देते हैं, जिनके साक्ष्य जो है यहाँ पर आप लेआउट में आप इनको देख सकते हैं। और इसी के नज़दीक जो है हमें वर्किंग फ्लोर के एविडेंसेज भी प्राप्त होते हैं। अब ये वर्किंग फ्लोर वो हैं जहाँ पर हमें अनाजों के साक्ष्य मिले, उनके अनाजों को कूटने के साक्ष्य जो हमें प्राप्त होते हैं। तो संभवतः यहाँ पर उन मजदूरों को रखा जाता था जो कि इन अनाजों को जो प्रोसेसिंग करते थे, उनको कूटने का कार्य करते थे, उनके लिए वर्कमेंस क्वार्टर निर्मित किए गए थे, और वहीं पर उनके वर्किंग एरिया के भी साक्ष्य जो है हमें दिखाई देते हैं। सो ये वो इमेज है जिसको जो है कहा जाता है कि ये वर्कमैन क्वार्टर्स थे, जिसमें आप छोटे छोटे चैम्बर्स को आसानी से यहाँ पर देख सकते हैं। ये चैम्बर्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा जो है हमें एक अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य मिलता है, वो है ड्रेनेज सिस्टम का। हड़प्पा के एक वेल डेवलप ड्रेनेज सिस्टम का जो है एविडेंस हमें प्राप्त होता है, और जब इसका हम
रेखा चित्र तैयार करते हैं या उसकी नगरीय योजना का स्वरूप को तैयार करते हैं तो ये जो नगर है वो इस रूप में दिखाई देता है। प्रत्येक नगर में प्रवेश द्वार बने होते थे जो कि कुछ इस रूप में जो है आपको दिखाई देते थे। और इसके अलावा जो है ये जो ड्रेनेज होते थे ढक कवर्ड होते थे, खुले हुए नहीं होते थे। यहाँ पर इसको खुला इसलिए दिखाया गया ताकि आपको पता चल सके किस प्रकार से अपने पूरे नगर का जो वेस्ट वाटर होता तो उसे वो नगर के बाहर ले जाते थे, नदियों में नहीं डालते थे, नगर के बाहर जो है वो उसको डिस्चार्ज करते थे। तो उसके गेटवे और ड्रेनेज के अच्छे साक्ष्य जो है हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा मार्शल को जो है हड़प्पा से ही जो है एक घर से, बहुत बड़ा घर है जिसके अंदर कुआं भी बना हुआ था, वहाँ से जो है उनको एक घर से बहुत सारी मुहरें प्राप्त हुई, बहुत सारी मुहरें प्राप्त होती हैं। और ये इससे पता चलता है कि ये घर संभवतः एक विशेष प्रशासनिक भवन रहा होगा जहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार की हमें जो है मुहरें प्राप्त होती है और उनके ऊपर जो है स्ट्रेंज राइटिंग, पिक्टोरियल राइटिंग्स हमें जो है दिखाई देती है और इनको पे एनिमल सिंबल्स आपको दिखाई देते हैं। तो संभवतः इनमें जो है उस समय की जो लिपि थी सिंधु सरस्वती सभ्यता की, उसकी लिपि का अंकन और पशुओं का अंकन हमें दिखाई देता है। और इन सील्स का प्रयोग जो है माना जाता है कि पास के रूप में, सिटी पास के रूप में जो है किया जा रहा था, इन चीज़ों के रूप में जो है किया जा रहा था। अब हम बात करेंगे टाउन प्लानिंग ऑफ मोहनजोदड़ो साइट, उसकी बात करेंगे। मोहनजोदड़ो जो है बेसिकली इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है माउंट ऑफ द डेड, यानी मुर्दों का टीला। तो मोहनजोदड़ो जो शब्द है बेसिकली ये सिंधी भाषा का शब्द है, उससे जो है ये शब्द जो है उत्पन्न हुआ है। और माना जाता है कि वर्तमान से यानी आज से लगभग 6000 वर्ष पूर्व जो है इस नगर की स्थापना की गई होगी। और ये नगर जो है इसकी फ्लरिशिंग कंडीशन की बात करें तो ये नगर जो है 2500 ईसा पूर्व से लेके 2000 ईसा पूर्व के बीच जो है अपने चरम उत्कर्ष में, अपने एक डेवलप फेज में हमें जो है दिखाई देता है। और मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे जो है अवस्थित एक पुरास्थल था। और यहाँ से लगभग जो है उत्खनन से जो है लगभग 300 संरचनाएं जो है उत्खनन से जो है हमें प्राप्त हुई हैं। मैंने जैसा आपको बताया कि मोहनजोदड़ो शब्द जो है सिंधी भाषा का शब्द है, तो सिंधी भाषा में जो है इसको मोहनजोदारो या मोइनोजोदाड़ो भी जो है इसे कहा जाता है। और मोहन का जो सिंधी भाषा में अर्थ होता है डेड मैन होता है। और जो वर्ड जो है दारो शब्द जो है, जो दारो शब्द है वो मुख्य रूप से जो है माउंड या हिप के अर्थ में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। सो दैट्स वाई जो मोहनजोदाड़ो का जो अर्थ हुआ वो माउंड ऑफ द डेड यानी मुर्दों का टीला जो है के रूप में हमें जाना जाता है। मोहनजोदड़ो की बात करें तो इसका पहली बार जो है उस पुरास्थल का जो उत्खनन है वो राखल दास बनर्जी, ये भी भारतीय पुराविद थे ब्रिटिश काल में, उन्होंने जो है इस पुरास्थल को जो है उत्खनन किया था। और ये पुरास्थल जो है हड़प्पा पुरास्थल से जो है 590 किलोमीटर दूर जो है स्थित था। और आरंभ ये माना जाता था जब 1921-1922 में जो है जब इस पुरास्थल का उत्खनन हुआ तो ये माना जाता था कि ये दोनों जो है पुरास्थल थे जो सिंधु सरस्वती सभ्यता के जो है इनको जो है कैपिटल या राजधानी की दर्जा जो है दिया गया था। किंतु जैसा कि हमने आपको बताया है कि आज ऐसे हमें अनेकों पुरास्थलों के बारे में सूचना प्राप्त होती है जो कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के आकार में जो है उनसे बराबर या उनसे भी बड़ा है, जैसे कि राखीगढ़ी, कालीबंगन, धोलावीरा, गनवेरी वाला, ये जो पुरास्थल है ये आकार में लगभग हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से के बराबर या आकार में उनसे बड़े हैं। इसके बाद जिन लोगों ने इस पुरास्थल पे काम किया उनमें जॉर्ज मार्शल प्रमुख रूप से आते हैं, के.एन. दीक्षित और अर्नेस्ट मैके, ये ऐसे कुछ स्कॉलर हैं जिन लोगों ने मोहनजोदड़ो पुरास्थल के ऊपर जो है कार्य किया था। लास्ट जो अगर हम एक्सक्वेशन की बात करें कि जो एक्सक्वेशन किया गया वो जी.एफ. डेल्स के द्वारा जो है सबसे महत्वपूर्ण उत्खनन कार्य जो किया गया वो है 1964-65 में जो है इन्होंने यहाँ पर लार्ज स्केल एक्सक्वेशन किया गया। उसके बाद जो है यहाँ पर उत्खनन कार्य को, एक्सक्वेशन को बैन कर दिया गया ड्यू टू द कंजर्वेशन इशू, बिकॉज वहाँ पर जो मिट्टी है उसमें नमक की मात्रा ज़्यादा है और जब पुरास्थल उत्खनित हो जाते हैं तो वो नमक की मात्रा के कारण जो है वो अपने आप में जो संरचनाएं हैं, जो स्ट्रक्चर्स हैं वो नष्ट होने लगती हैं।
तो अतः बहुत सारे जो है सुझाव आते हैं आर्कियोलॉजिस्ट के कि क्यों ना सभी के पुरास्थलों को जो है फिर से प्लास्टिक लगाकर और रेत से जो है भर दिया जाए ताकि वो ज़मीन के नीचे सुरक्षित रहे। बिकॉज जब किसी पुरास्थल का उत्खनन हम करते हैं तो उस खनन के पश्चात जो उसकी देख रेख करना एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य जो है एक बहुत ही टफ टास्क के रूप में जो है दिखलाई देता है और एक महंगा कार्य होता है जिसमें बहुत पैसे लगते हैं, उसको उत्खनन से ज़्यादा कंजर्वेशन में पैसे लग जाते हैं। इसके बाद जो है अगला जो महत्वपूर्ण कार्य किया गया वो है जर्मन और इटालियन टीम के द्वारा किया गया, जिसमें माइकल जानसेन है और डॉक्टर मोरिजियो तोशी जो है ये जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने जो है यहाँ पर कार्य किया। सो मोहनजोदड़ो में जो है अगर हम बात करें तो टोटल जो है 15 सीजन एक्सकवेशन जो है मोहनजोदड़ो में जो है किए गए थे। 15 सीजन जो है उत्खनन कार्य जो है यहाँ पर किए गए थे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोहनजोदड़ो का जो टिला है मुख्य रूप से जो है नगर है वो मुख्य रूप से दो जो है परिधियों में हमें दिखाई देता है। सिटाडेल क्षेत्र आपको यहाँ पे दिखाई देगा, सिटाडेल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और दूसरा जो है जिसको लोअर टाउन कहते हैं वो एक विस्तृत क्षेत्र में जो है आपको लोअर टाउन आपको जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो प्रमुख संरचनाएं हमें जो मिलती हैं वो हमें सिटाडेल क्षेत्र से प्राप्त होती है। बहुत इंप्रेसिव आर्किटेक्चर मिलते हैं, पब्लिक आर्किटेक्चर मिलते हैं, बड़ी संरचनाएं जो हैं हमें यहाँ से प्राप्त होती हैं। तो सिटाडेल से प्राप्त होने वाली संरचनाओं की जब हम बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण संरचना होती है ग्रेट बाथ। दूसरी महत्वपूर्ण संरचना हमें दिखाई देती है पिलर्ड हॉल, एक कॉलेज जिसका भी एविडेंस मिला है, ग्रैनरी का भी जो है एविडेंस हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से जो है हमें बड़ी संरचनाएं मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पे स्पष्ट करना चाहूँगा कि लोअर टाउन और अपर टाउन का अध्ययन हमें भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से करना चाहिए। सिटाडेल क्षेत्र जो होते थे वो मुख्य रूप से शासक वर्ग, जो उस समय का कुलीन वर्ग था, एलीट क्लास था, वो रहता था, या जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास था वो रहता था। इसलिए जो है यहाँ पर संरचनाएं घरों के साथ आपको कम प्राप्त होंगे और बड़ी संरचनाएं आपको ज़्यादा दिखाई देंगी, और ऐसी संरचनाएं जिनका मुख्य उद्देश्य होता था प्रशासनिक कार्यों के लिए जो है इनका प्रयोग, या इस प्रकार की संरचनाएं हमें दिखाई देती हैं। किंतु जब हम लोअर टाउन की बात करते हैं तो वहाँ पे आपको कॉमन मैन से रिलेटेड, आम पब्लिक, कॉमन पब्लिक से रिलेटेड जो है संरचनाएं प्राप्त होती हैं। तो सिटाडेल के जो सबसे महत्वपूर्ण संरचना जो हमें दिखाई देती है वो ग्रेट बाथ के नाम से जो है जानी जाती है। एंड इससे जो है हम कह सकते हैं कि दुनिया के सबसे प्राचीनतम, हम कह सकते हैं कि वाटर टैंक या बाथ के रूप में, या हम स्विमिंग पूल का भी दर्जा दिया जाता है। दुनिया के सबसे प्राचीनतम जो है हम स्विमिंग पूल भी इसे जो है कह सकते हैं। और इसका अगर हम बात करें कि सबसे पहली बार जो उत्खनन किया गया वो मार्शल ने जो इस क्षेत्र में उत्खनन किया था, जिन्होंने जो है इसका जो एस्टिमेटेड अगर हम बात करें तो 39 × 23 फीट का जो है इसका मेजरमेंट दिया था। इसके बाद जो है कैनॉयर और जानसेन ने भी जो है इसके ऊपर कार्य किया और उसके जो है उन्होंने मेजरमेंट के ऊपर जो है कार्य किया। और वर्तमान में जो अब इसकी मेजरमेंट की बात करते हैं तो इसका जो मेजरमेंट हमें जो दिखाई देता है वो 12.1 × 7.1 मीटर का जो है हमें इसका डायमेंशन जो है हमें दिखाई देता है। और इसके अलावा जो है यहाँ पर आप उस इन स्टेयर्स, सीढ़ियों के साक्षी देख सकते हैं। जो सीढ़ियाँ थी वो मुख्य रूप से जो है दो तरफ हमें सीढ़ियाँ जो है दिखाई देती हैं, एक नॉर्थ की तरफ हमें दिखाई देती है और दूसरी जो है साउथ की तरफ जो है हमें सीढ़ी दिखाई देती है, जिसके माध्यम से इस जल कुंड में या इस में जो है लोग स्नान करने के लिए या उतरते रहे होंगे। इसके अलावा जो है सबसे महत्वपूर्ण जो हमें बात दिखाई देती है वो है यहाँ पर जो है जिप्सम और बिटुमिन के प्लास्टर के से जो है प्लास्टर करने की जो है एविडेंस दिखाई देते हैं। तो ये अपने आप में सबसे एक रेयर हमें एविडेंस के रूप में दिखाई देता है कि किस प्रकार से आज से 5000 वर्ष पूर्व भारत के जो निवासी थे उनकी तकनीक इतनी उन्नत थी कि अपने नगरों को, अपने संरचनाओं को जो है वो प्लास्टर करना भी जानते थे, जिससे जो है वाटर लीकेज ना हो। इसको बचाने हेतु जो है वो जिप्सम और बिटुमिन जैसे पदार्थों का प्रयोग कर रहे थे। और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये भारतीयों की केमिस्ट्री नॉलेज का एक अच्छा एग्जाम्पल है, वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ केमिकल प्रैक्टिसेस
का एक अच्छा एग्जाम्पल जो है, एक अच्छा उदाहरण जो है हम इसे मान सकते हैं। और यहाँ पर आपको सीढ़ियों के एविडेंस भी दिखाई देते हैं। ये सीढ़ियाँ जो हैं, स्टेयर केसेज जो बने हैं, वो आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं कि इनके निर्माण में जो है बेक्ड ब्रिक्स का जो है प्रयोग किया गया है। सो वन ऑफ द अर्लीस्ट, मैं अगेन रिपीट करना चाहूँगा कि वन ऑफ द अर्लीस्ट एविडेंस इन द वर्ल्ड ऑफ द पूल या स्विमिंग पूल या कह सकते हैं। और आप जानते हैं कि भारत में अत्यंत प्राचीन काल से ही कुंडों का विशेष महत्व रहा है धार्मिक प्रयोजनों में। और वाराणसी से मैं संबंधित हूँ, बिलोंग करता हूँ। वाराणसी में तो जल कुंडों के विशेष महत्व हमें दिखाई देता है, जल तीर्थों का विशेष महत्व दिखाई देता है। तो आज से 5000 वर्ष पूर्व से लेकर वर्तमान समय तक जो है भारत में जो है, भारतीय उपमहाद्वीप में जल तीर्थ का एक विशेष महत्व हमें जो है दिखाई देता है। आप इसकी रिकंस्ट्रक्शन देख सकते हैं कि जब अपने जो सुपर स्ट्रक्चर जो है ये ग्रेट बाथ अपने फुल फ्रेज में रहा होगा तो कैसा दिखता होगा, इसको आप जो है उसके रिकंस्ट्रक्शन को देख सकते हैं। और एआई द्वारा निर्मित अगर इस संरचना की बात करें तो एआई द्वारा निर्मित एक संरचना है जो कि दिखाता है किस प्रकार से जो उस समय का जो एलीट क्लास था इस कुंड का प्रयोग अपने रिलीजियस पर्पज के लिए संभवतः कर रहा होगा। उसका एक एआई इमेज आप देख सकते हैं जो है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके अलावा जो है हमें यहाँ से जो है वेयर हाउस के एविडेंस हमें प्राप्त होते हैं। और जो वेयर हाउस है जो है वो ग्रेट बाथ के जो है समीप ही जो है निर्मित किया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग ब्लॉक्स जो है में जो है विभाजित किया गया है इस वेयर हाउस को। ये आप जो है इस इमेज में आसानी से देख सकते हैं। इसके अलावा जो ग्रेट बाथ और वेयर हाउस मैंने आपको बताया था कि दोनों एक दूसरे के समीप हैं, तो इस इमेज में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको ग्रेट बाथ दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पे आपको वेयर हाउस दिखाई दे रहा है। दोनों संरचनाएं जो हैं एक दूसरे के समीप जो है अवस्थित थी। इसके अलावा जो है ग्रेट बाथ के समीप ही जो है हमें एक अन्य संरचना प्राप्त होती है जिसको कॉलेज ऑफ प्रीस्ट भी कहते हैं। और ये संरचना अपने आप में महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर जो है चैम्बर्स रूम्स के एविडेंस से दिखाई देते हैं। इसके अलावा कोर्ट यार्ड के एविडेंस से दिखाई देते हैं, जिससे जो पुराविद थे, आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने एक संभावना व्यक्त की कि संभवतः ये जो क्षेत्र है, ये संरचना है, ये कॉलेज ऑफ प्रीस्ट या हाउस ऑफ प्रीस्ट के रूप में जो है इसको उन्होंने उसको लेबलिंग किया या उसका शब्दावली का प्रयोग जो है किया। इसके अलावा सिटाडेल क्षेत्र से जो है हमें अनेकों घरों से जो है विभिन्न प्रकार की हमें जो है मूर्तियां भी जो है हमें प्राप्त होती हैं। इसके एविडेंस आपको यहाँ से दिखाई देते हैं कि किस क्षेत्र से कौन कौन सी मूर्तियां प्राप्त होती हैं, ये आपको यहाँ से दिखाई देता है। अब हम बात करेंगे लोअर टाउन की। जो निचला नगर है, लोअर टाउन महत्वपूर्ण होते हैं। इससे हम सिंधु सभ्यता के आम निवासियों की दैनिक जीवन के बारे में हम जान पाते हैं कि उनके घर कैसे होते थे, उनके ड्रेनेज सिस्टम कैसे होते थे, उनकी सड़कें कैसी होती थी, सड़कें कितनी चौड़ी होती थी, इनके बारे में जान सकते हैं। किस प्रकार से ये नगर जो है ग्रिड सिस्टम पर विभाजित थे, इनके बारे में हम जान सकते हैं कि किस प्रकार से ग्रिड सिस्टम में विभाजित थे, इसके बारे में हम जान सकते हैं। इनकी बाथरूम कैसे होते थे, इन घरों के कुएं कैसे होते थे, जो लैट्रिन होते हैं वो कैसे होते थे। तो एक कॉमन पब्लिक की जो है जीवन शैली को समझने के लिए जो है लोअर टाउन अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। और इनको जो है मोहनजोदड़ो के जो लोअर टाउन हैं उनको विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित किया, जैसे HR एरियाज हैं, VS एरियाज हैं और DK एरियाज हैं। सो HR एरिया के भी अलग अलग हमें ग्रुप दिखाई देते हैं, जैसे कि आपको दिखाई देगा HRB एरिया आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, HRA एरिया आपको दिखाई दे रहा होगा। ये अलग अलग ग्रुप आपको जो है दिखाई देते हैं। इसके अलावा जो है हमें DK एरिया भी जो है दिखाई देता है। तो अलग अलग समूहों में जो है इनका विभाजन किया गया है मोहनजोदड़ो के। सो ये यहाँ पे आप रोड को देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक चौड़ी रोड आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है मोहनजोदड़ो में। और रोड के बीचों बीच जो है आप मेन होल देख सकते हैं और यहाँ पर आप जो है रोड के बीचों बीच जो है आप ड्रेनेज को भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक वेल डेवलप्ड टाउन प्लानिंग आपको जो है आज से 4500 वर्ष पूर्व जो है आपको मोहनजोदड़ो में दिखाई देती है, जो कि सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर के रूप में हमें दिखाई देता है। एक और विशेषता दिखाई देती है, प्रत्येक घरों के बीच जो है आपको रिक्त स्थान या लेन दिखाई देता है। इसका मुख्य उद्देश्य था क्रॉस वेंटिलेशन को मेंटेन करना, जिससे घर ठंडे रहा करते थे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनके घर किस प्रकार से होते थे। घरों में एक आपको कोर्ट यार्ड दिखाई देता था और उसके चारों तरफ जो है आपको रूम्स जो है दिखाई देते थे। और प्रत्येक घरों में ड्रेनेज सिस्टम के एविडेंस भी आपको जो है आसानी से दिखाई दे रहे। ये बाथरूम क्षेत्र था,
जिसके नीचे ये ड्रेनेज सिस्टम पाइपलाइन बनी थी जो कि बाहर के ड्रेनेज सिस्टम के साथ जो है वेस्ट वाटर को डिस्चार्ज करने का कार्य करती थी। तो ये विभिन्न प्रकार के मार्शल के द्वारा ड्राइंग किए गए ये इमेजेज हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं सीढ़ियों के एविडेंस प्राप्त होते हैं घरों से, जिससे हमें पता चलता है कि इनके जो घर होते थे वो डबल स्टोरी होते थे। इसके साक्ष्य भी हमें दिखाई देते हैं। सारसीना ने जो है 1979 में मोहनजोदड़ो से जो भी संरचनाएं उत्खनित हुई उन्होंने जो है उसका अध्ययन किया। कुल 112 संरचनाओं का जो है सारसीना ने अध्ययन किया और उनको अलग अलग जो है वर्गों में विभाजित किया और उन्होंने जो है अलग अलग मॉडल्स अपनाए कि और उनके नाम उन्होंने अलग अलग रखे, जैसे कि येलो, रेड, ब्लू, ग्रीन एंड ब्राउन। इन रंगों के माध्यम से जो है अलग अलग संरचनाओं को उन्होंने जो है व्यक्त करने का प्रयास किया। सो येलो मॉडल के जो घर थे उनकी कुल संख्या 58 थी, जो कि घरों का स्वरूप जो है इस प्रकार से होता था, उनको येलो के अंतर्गत उन्हें रखा। जो रेड मॉडल थे उनकी कुल संख्या में जो दिखाई देती है वो 42 घरों के साक्ष्य जो है उन्होंने एनालिसिस किए। तो 42 घर जो है मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त हुए वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं। बहुत सिंपल तरीके के घर दिखाई दे रहे हैं, छोटे कॉम्पैक्ट घर दिखाई दे रहे हैं। और जो ब्लू जो हाउसेस थी वो आकार में थोड़ी बड़ी हैं, इनकी कुल संख्या जो हमें दिखाई देती है वो 2 हमें दिखाई देती, कुल 2 जो हाउसेज इस प्रकार के हमें प्राप्त हुई। और जो ग्रीन जो हाउसेज है वो कुल 6 की संख्या में जो है हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त होते हैं। एंड इसके अलावा जो ब्राउन हाउसेज हैं उसकी अगर हम बात करें तो ब्राउन हाउसेज जो है हमें 4 की संख्या में जो है हमें प्राप्त होते हैं। तो एक बहुत ही उनके सेटलमेंट पैटर्न पे एक महत्वपूर्ण कार्य के रूप में दिखाई देता है। जो सारसीना का जो वर्क है 1979 का एक महत्वपूर्ण कार्य के रूप में जो है हमें दिखाई देता है। इसके अलावा जो है मोहनजोदड़ो से जो है हमें कॉर्बिल्ड आर्च के भी एविडेंसेस दिखाई देते हैं, जो पूरी दुनिया में अपने आप में सबसे प्राचीनतम साक्ष्य के रूप में जो है दिखाई देते हैं, जिससे ये पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने जो है कॉर्बिल्ड आर्च बनाना जो है आज से 5000 वर्ष पूर्व, 4500 वर्ष पूर्व जो है वो जान गए थे, उसका प्रयोग वो कर रहे थे। इसके अलावा जो है डेल्स को जो है 1982 में मोहनजोदड़ो से जो है वुडन डोर जैम के भी एविडेंस से जो है मोहनजोदड़ो से उन्होंने प्राप्त किए थे, जो कि अत्यंत क्षणभंगुर अवस्था में फ्रैगमेंट्री पीसेज के रूप में दिखाई देते हैं, जिससे पता चलता है कि घरों के दरवाजों के लिए जो है वो लकड़ियों के फ्रेम का प्रयोग कर रहे थे। इसके साक्ष्य जो है हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जो है ये प्रीवी एरिया है डीकेजी एरिया में मोहनजोदड़ो के, उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड इनका जो बाथरूम होता था वो कुछ इस प्रकार का, बाथिंग प्लेटफॉर्म कुछ इस प्रकार होता था और यहाँ से जो है वेस्ट वाटर जो है बाहर की ओर जो है ड्रेनेज सिस्टम में मिल जाते थे। इसके लिए प्रत्येक घरों में जो है हमें वेल, पब्लिक वेल भी मिलते हैं या कुओं के साक्ष्य जो है मिलते हैं और मोहनजोदड़ो से लगभग 700 के आसपास जो है कुओं की प्राप्ति हुई है। और कुओं के निर्माण के लिए मुख्य रूप से जो है ये ईंटों का प्रयोग कर रहे थे, ह्यूज संख्या में ब्रिक्स का प्रयोग उन्होंने किया है, थाउजेंड्स ऑफ नंबर, मिलियंस ऑफ नंबर ब्रिक्स जो है वो प्रयोग कर रहे हैं संरचनाओं के निर्माण के लिए। अब एक अन्य महत्वपूर्ण सोर्स की ओर हम बात करना चाहेंगे, साक्ष्य की ओर बात करना चाहेंगे, जो है हम बात करना है रेशियो प्रोपोर्शन की बात करेंगे। जो इंडस सरस्वती जो टाउन प्लानिंग है उनकी बात करेंगे, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है और ये दिखाता है किस प्रकार जो सिंधु सभ्यता के जो निवासी थे उनका गणितीय ज्ञान, जो मैथमेटिकल नॉलेज था वो कितना डेवलप था। और सिंधु सभ्यता के जो निवासी थे उन्होंने अपने नगरों का निर्माण ऐवे ही नहीं कर दिया, उन्होंने नगरों के निर्माण में प्रॉपर वो रेशियो को फॉलो कर रहे हैं, एक स्टैंडर्ड रेशियो को फॉलो करते हुए जो है वो हमें दिखाई देते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि जो ग्रेट बाथ है, ग्रेट बाथ का जो रेशियो हमें दिखाई देता है वो 5:3 का जो है हमें रेशियो जो है हमें दिखाई देता है, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो एक डेवलप टाउन प्लानिंग हमें दिखाई देती है। और उसके बाहर के चबूतरे की बात करें तो उसका जो रेशियो हमें दिखाई देता है वो 7:5 का जो है रेशियो हमें दिखाई देता है। तो रेशियो बहुत ज़्यादा वो फोकस कर रहे हैं सिंधु सरस्वती सभ्यता के निवासी। और अगर हम बात करें कि कॉलेज जो है वो 3:1 का रेशियो दिखाई देता है, जो ब्लॉक 6 है इसका 9:4 का रेशियो दिखाई देता है। ग्रैनरी की बात करें तो 3:2 का रेशियो दिखाई देता है। ग्रेट बाथ रेशियो की मैंने बात पहले भी की, 5:3 की बात मैंने की। पिलर हॉर का जो रेशियो 7:6 का रेशियो दिखाई देता है। एंड इनमें एरर की जो मात्रा है वो मैक्सिमम
0.3 से लेकर 2% के एरर हमें दिखाई देते हैं। सो इससे पता चलता है कि इनका जो गणितीय ज्ञान था, मैथमेटिकल नॉलेज थी, वो अत्यंत डेवलप थी और अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रयोग जो है अपने नगरों के निर्माण में इस सभ्यता के निवासी कर रहे थे। इसके अलावा इसी क्रम में आगे हम लेक्चर नंबर 5 में हम बात करेंगे कालीबंगन की, लोथल की, धोलावीरा की, किंतु रेशियो की बात मैं एक ही जगह पे करना चाहूँगा। तो कालीबंगा में भी जो है हमें प्रोपोर्शन रेशियो का हमें दिखाई देता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो लोअर टाउन है उसकी अगर हम बात करें तो इसका जो रेशियो है वो आपको 2:1 का रेशियो जो है दिखाई दे रहा है। तो एक बहुत ही एक डेवलप स्टेज हमें दिखाई देते हैं यहाँ पे। और सिडरल की बात करें तो सिडरल का भी जो रेशियो दिखाई देता है वो हमें 2:1 का रेशियो जो है ये दिखाई देता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो एक एक्यूरेसी दिखाई देती है इनके टाउन प्लानिंग निर्माण में, हर एक चीज़ों में हमें जो है दिखाई देती है। एंड सिमिलर पैटर्न हमें दिखाई देता है। हम धोलावीरा की बात करें तो धोलावीरा में भी जो है रेशियो जो है हमें दिखाई देता है। वो रेशियो क्या है, यहाँ पे अलग अलग आर्किटेक्चरल बॉडीज हैं, संरचनाएं, उनके लिए जो रेशियो है वो 5:4, कैसल के लिए, कैसल का जो आउटर बॉडी है उसके लिए 5:4 उसका भी होता है। जो बेली एरिया है उसका 1:1 का रेशियो दिखाई देता है। मिडिल टाउन का जो रेशियो है 7:6 का रेशियो दिखाई देता है। सेरेमोनियल जो ग्राउंड है जो कि यहाँ पर है, ग्रीन वाला जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, इसका जो रेशियो है वो 6:1 का रेशियो दिखाई देता है। एंड द लोअर टाउन का जो रेशियो है वो 5:4 का रेशियो जो दिखाई देता है। एंड एरर जो है अत्यंत कम है। यहाँ पे एरर को देख सकते हैं कि इनका जो एरर है अत्यंत कम है। यहाँ पे मैं स्पष्ट करना चाहूँगा ये जो वर्क है ये IIT गांधीनगर के द्वारा किया गया है, इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। मैंने वहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं मिसिल दानिनो, VN प्रभाकर, इनके कार्यों को मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। इसके अलावा लोथल में भी जो है हमें रेशियो दिखाई देता है। रोशन का जो रेशियो है, अगर हम डॉकयार्ड जो कि बहुत फेमस है, दुनिया के सबसे प्राचीनतम डॉकयार्ड में से एक माना जाता है, उसका जो रेशियो है वो 6:1 का रेशियो जो है हमें दिखाई देता है। और जो संपूर्ण सिटी एरिया है उसका जो रेशियो दिखाई देता है वो 5:4 का रेशियो जो है आपको दिखाई देता है। सो अमेजिंग टाउन प्लानिंग के कॉन्सेप्ट जो है हमें दिखाई देते हैं। अब हम बात कर सकते हैं कि क्या ये परंपरा इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन तक ही थी? नहीं, इस परंपरा के रेशियो सिस्टम पे हमें जो हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं उनमें भी रेशियो सिस्टम से संबंधित हमें बहुत सारे रेफरेंसेस जो है दिखाई देते हैं। और इन ग्रंथों के बीच, सिंधु सरस्वती सभ्यता और इन ग्रंथों के बीच हमें गैप दिखाई देता है। इसके बावजूद भी जो है हमें इनमें सिमिलरिटी जैसे दिखाई देती है। जैसे वराहमिहिर का जो वृहत संहिता है वहाँ पर रेशियो की बात की गई, 7:6 का रेशियो, 5:4 रेशियो की बात हमें दिखाई देती है। एंड मानसार जो कि हिंदू आर्किटेक्चर टेक्स्ट है, मानसार में भी जो है रेशियो की बात की गई, 3:2 रेशियो, 7:4 रेशियो, 2:1 रेशियो, 9:4 रेशियो, 11:4 रेशियो। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की संरचनाओं के लिए, अलग अलग प्रकार की बिल्डिंग्स के लिए अलग अलग रेशियो की बात जो है हमारे प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में जो है हमें दिखाई देता है। और अगर हम बात करें कि वराहमिहिर की जो बृहत संहिता है और धौलावीरा के रेशियो की बात करें तो हमें यहाँ पर जो है सिमिलरिटी जो है दिखाई देती है इस प्रकार के। एंड ये एक जस्ट आर्टिस्टिक एक इमेजिनरी पिक्चर है किस प्रकार के सिंधु सभ्यता के नगर होते थे। ये मोहनजोदड़ो का है, किससे इनके नगर होते थे, किस प्रकार से मुख्य सड़कें कैसी होती थी, मार्केट कैसे होते थे, उसके साथ जो है आपको दिखाई यहाँ पे देख रहे हैं। सो आज की क्लास में हमने मुख्य रूप से जो है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो की जो परास्थल है उनकी नगरीय योजना, उनके ग्रेड के बारे में डिस्कशन किया और उनके क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं और क्या उनमें रीजनल हमें जो है वेरिएशन दिखाई देते नगरीय योजना में, वो भी हमने जो है डिस्कस किया। और इसके अतिरिक्त जो है हमने रेशियो के बारे में भी बात किया कि नगरों का जो रेशियो है उनमें जो है हमें एक जो है एक प्रोपोर्शन, रेशियो प्रोपोर्शन है, उसमें उसके थ्रू हम जो है उनकी सिंधु सरस्वती सभ्यता के निवासियों के मैथमेटिकल नॉलेज को जो है हम समझ सकते हैं। थैंक यू।